राम राम भाइयों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिटर्न्स वाला चैप्टर। ठीक है, तो रिटर्न्स वाला चैप्टर किसमें, जीएसटी में पढ़ने जा रहे हैं। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं रिटर्न्स के बारे में कि रिटर्न्स जो होता है ना, ये जीएसटी में जो भी बंदा रजिस्टर्ड होता है उसको फाइल करना रहता है और गवर्नमेंट को बताना रहता है कि भाई मैंने सेल कितना किया है, मैंने परचेज़ कितना किया है, फिर आपने जो है वो टैक्स कितना कलेक्ट किया है, आपने आईटीसी कितना यूटिलाइज़ किया है। इन सब के बारे में क्या करना रहता है, आपको गवर्नमेंट को बताना रहता है। ठीक है, तो जब आप इसको गवर्नमेंट को बताइएगा तो आपके पास कोई एक फॉर्म होना चाहिए ना, जिसमें आप लिख के बताइएगा, या फिर आप अपना जो भी आपका इनवाइस है वो इनवाइस का डिटेल आप बताइएगा गवर्नमेंट को। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट लाया है। तो रिटर्न्स के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो मेरे साथ वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो रिटर्न सबसे पहले होता क्या है, मैं आपको ज़रा सा ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, मीनिंग ऑफ रिटर्न्स। तो रिटर्न होता है ना, एक स्टेटमेंट होता है ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द टैक्स पेयर टू द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब कि एक इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि एक कागज़ है, कागज़ में मैंने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दिया। अब ये टैक्स पेयर जो है, यानी कि जो बंदा टैक्स दे रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को वो समय समय पे मतलब कि 13 तारीख को, 11 तारीख को, डिपेंड ऑन कंडीशंस, आगे बताऊंगा किस डेट तक हम लोग फाइल कर सकते हैं फॉर्म्स को, रिटर्न्स को। ओके, तो यही बोलता है कि एक इन्फॉर्मेशन है जो कि टैक्स पेयर पे करता है गवर्नमेंट को कुछ कुछ इंटरवल्स पे, तो उसी को बोलते हैं रिटर्न। आगे बोलता है कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न कंस्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लायंस प्रोसीजर विच इनेबल्स द गवर्नमेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर टू estimate the tax collection for a particular period and determine the correctness and completeness of tax compliance of the taxpayer। मतलब बोल रहा है कि जो रिटर्न चैप्टर है ना, जो रिटर्न चैप्टर है, रिटर्न चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ाया जा रहा है कि भाई आप जो भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं उससे गवर्नमेंट आपका जो है वो करेक्ट है ना, करेक्ट टैक्स जो है वो पता करके आप मतलब क्या कर रही, कलेक्ट करने के बारे में पढ़ाया जाएगा। आगे चलते हैं, मोड ऑफ फाइलिंग रिटर्न, कैसे हम लोग जो है वो रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो बोलता है कि सारे रिटर्न को हम लोग ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। और कहाँ पे, जीएसटी पोर्टल ये रहा www.gst.government.in पे। फिर आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं, ऑफलाइन यूटिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय जीएसटीएन। फिर आप जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स के पास भी जा सकते हैं। ये सब हो गया फाइल करने का जरिया। ठीक है, तो आप लोग ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करिएगा क्योंकि ये फास्ट और कन्वीनियंट होता है। फिर बोलता है कि हु इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, किसको ज़रूरी है भाई आउटवर्ड सप्लाई को फाइल करने का। आउटवर्ड का मतलब होता है ना कि जो भी आप सेल कर रहे हैं उस सेल के बारे में हम लोग जब भी गवर्नमेंट को बताते हैं ना, तो उसको बोला जाता है आउटवर्ड सप्लाई। ओके, आउटवर्ड सप्लाई के बारे में कौन कौन बंदा जो है वो फाइल कर सकता है, तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने बोला है ना कि वो बंदा जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है और कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन है, उन बंदों को हमने बोल रखा है कि भाई जब भी तुम सेल करोगे तो GSTR 1 फाइल करना। ओके, लेकिन इसमें एक्सक्लूजन है, मतलब कि ये लोग को ज़रूरी नहीं है GSTR 1 फाइल करना, मतलब कि आउटवर्ड सप्लाई गवर्नमेंट को ये लोग नहीं बताते हैं। जैसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन टैक्स पेयर, फिर पर्सनल डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, पर्सन कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स, और सप्लायर ऑफ सॉरी गाइस, सॉरी, वेट। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी बंदा है जो कि आपका सप्लायर है, OIDAR सर्विस लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी प्रोवाइडिंग सर्विस टू नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। तो ये कुछ 5-6 बंदे हैं जो कि एक्सक्लूडेड हैं आउटवर्ड सप्लाई को फाइल करने के लिए। अब चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्म फॉर सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, कौन सा फॉर्म होता है आउटवर्ड सप्लाई के लिए। तो फॉर्म फॉर फाइलिंग आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 होता है। ठीक है, जिसको हम लोग फर्निश करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ऑन पोर्टल ऑन और थ्रो अ फैसिलिटेशन सेंटर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास 2 अलग अलग और भी मोड थे। फिर बोलता है कि जो GSTR 1 होता है ना, इसका लास्ट डेट क्या होता है फाइल करने का। तो अगर आप QRMP स्कीम ऑप्ट करके रखे हैं ना, तो 13 डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर, मतलब कि हम आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च ये क्वार्टर हो गया, फिर अप्रैल, मई, जून ये क्वार्टर हो गया। तो बोलता है कि जब भी आपका क्वार्टर एंड होगा, जो भी मंथ में एंड होगा, जैसे जून में एंड होगा ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून के बाद वाला जो महीना है ना जुलाई, तो जुलाई का 13 डे यानी कि 13 जुलाई को आपका जो है वो लास्ट डेट रहेगा इस वाले क्वार्टर का, अप्रैल, मई, जून का, क्या ये GSTR 1 का डेट का।
अगर आप कोई अदर बंदे हैं, अदर बंदे मतलब जो QRMP स्कीम ऑप्ट नहीं किए हैं, तो 11th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सेड मंथ, मतलब अगर आप जुलाई में जो भी सेल किए हैं उसका डिटेल आपको अगला महीने का, यानी कि जुलाई के बाद कौन महीना था, अगस्त, तो अगस्त का 11 तारीख, ठीक है, 11 अगस्त से पहले आपको GSTR1 फाइल कर देना है। और यही अगर आप QRMP स्कीम में रहते तो QRMP स्कीम वो स्कीम होता है ना जिसमें गवर्नमेंट आप लोग को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देती है कि भाई आप बार बार रिटर्न को फाइल मत करो, आप सीधा 3-3 महीने में फाइल करो। तो इस तरह उनको सिर्फ 4 बार फाइल करना पड़ता, वरना उनको 12 बार करना पड़ता। सोचिए, समझ में आ रहा है। तो यही इसीलिए गवर्नमेंट ने QRMP स्कीम लाया था, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट ऐसा। ओके, अब बोलता है कि इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम। तो जो बंदा QRMP स्कीम ऑप्ट करता है ना उनके लिए एक फैसिलिटी है IFF करके, इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी है जो कि प्रोवाइड किया जाता है किसको, क्वार्टरली टैक्स पेयर को जो कि QRMP स्कीम में है, टू फाइल देयर डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर। तो क्या होता है कि वो लोग जो है, बंदे लोग जो हैं, वो लोग वेट थोड़ी ना करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा। ओके, देखिए एक बंदा है, ओके, अब ये बंदा जो है ये सेलर है, ठीक, ये बंदे ने एक बायर, एक दूसरा सेलर, इस सेलर को सामान दिया, ठीक है, अब इसने इसको पैसा दिया 1000 रुपये, इसने इसको पैसा दिया GST के साथ, ठीक है, 18% का मान के चलिए GST है, इसने पैसा दे दिया। अब जो ये बंदा है, ये बंदे ने इसको जब पैसा दिया होगा तो ये भी तो ITC खोज रहा होगा, क्योंकि ये सामने किसी और को बेचेगा, किसी और को बेचेगा, है कि नहीं। तो क्या होता है ना कि इस बंदे को ITC चाहिए, ITC को तब मिलेगा जब ये बंदा गवर्नमेंट को बोलेगा कि हाँ भैया मैंने टैक्स का पैसा ले लिया है। तो जो बंदा QRMP स्कीम में होता है ना, QRMP स्कीम में होता है, वो बंदे लोग क्या करते हैं कि वो बंदे लोग 3-3 महीने में जो है वो फाइल करते हैं GSTR1 को 3-3 महीने में फाइल करते हैं। तो जो बंदा सामने वाला था उसको तो 3 महीना लगभग वेट करना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए, ITC क्लेम करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला ना कि भाई आप IFF में अपलोड कर दो अपना ज़्यादा जो भी आपका इन्वाइसेस है, और हम लोग जो है उस बंदे को दे देंगे GST का पैसा रिफ़ंड, मतलब कि ITC दे देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एक तरह से, ठीक है। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिर बोलता है कि टू फाइल देयर डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ टिल द 13 डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अप टू अ क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 50 लाख इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ, मतलब कि जो शुरू के मंथ है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च एक क्वार्टर हो गया, तो इन दोनों मंथ में जो है आप जो भी सेल करते हैं ना वो IFF में अपलोड करिए। लेकिन याद रखिएगा 50 लाख तक का ही सेल आप इसमें डाल सकते हैं IFF में, ओके। और तीसरे मंथ का इसलिए नहीं हम लोग अपलोड करते हैं ना क्योंकि तीसरा मंथ तो हम लोग फाइल करने जा ही रहे हैं GSTR1, है कि नहीं, तीसरा मंथ फाइल करेंगे। और तीसरा मंथ का लास्ट डेट क्या रहेगा, 13 अप्रैल, ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। टू पास द क्रेडिट ऑफ द रिसिपिएंट, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि व्हाट आर द केसेस वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन इज डिबार्डेड फ्रॉम फर्निशिंग द डिटेल ऑफ GSTR1 और IFF, मतलब कि कौन सा केसेस में आप GSTR1 और IFF नहीं फाइल कर सकते हैं। तो GSTR1 जो है आप तब नहीं फाइल करिएगा ना जब आप GSTR3B प्रीसीडिंग मंथ का फाइल नहीं किए हैं, और GSTR1 और IFF आप तब फाइल नहीं कर पाइएगा जब आपने QRMP ऑप्ट किया है और आपने फर्निश नहीं किया है GSTR3B प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का, मतलब कि पहले का। फिर बोलता है कि वो पर्सन जो कि इंटीमेशन हैज़ बीन इशूड, जिससे वो पर्सन जिसको हम लोग इंटीमेशन भेज चुके हैं, हम लोग मतलब गवर्नमेंट, रूल 88C अंडर, ठीक है, अनलेस ही डिपॉजिट द अमाउंट इन इंटीमेशन और फर्निश और रिप्लाई एक्सप्लेनिंग रीज़न फॉर द अनपेड अमाउंट। तो बोल रहा है कि सिंपली बोल रहा है कि आप अगर पिछला मंथ का अगर आपने टैक्स का पैसा जमा नहीं किया है ना GSTR3B में शो नहीं कर रहा है तो आप नहीं फाइल कर पाएंगे, ओके। इसलिए हमेशा पहले वाला टैक्स पे कर देना चाहिए, तब आप आगे वाला फाइल कर पाएंगे। फिर बोलता है व्हाट काइंड ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश इन GSTR1 और IFF। तो किस तरह का चीज़ हम लोग इसमें भरते हैं, तो आउटवर्ड सप्लाई जो कि बिजनेस टू बिजनेस सप्लाईज है, ठीक है, और वो इंटर स्टेट सप्लाईज भी चलेगा और इंट्रा स्टेट सप्लाईज भी चलेगा। बस हम लोग को इनवाइस वाइज डिटेल जो है सप्लाईज का अपलोड करना है, और डेबिट कार्ड और क्रेडिट नोट जो इशू कर रहे हैं मंथ के दौरान में उसको भी हम लोग को अपलोड करना है GSTR1 में और IFF में। फिर आगे बोलता है
कि भैया डिटेल टू बी फर्निश इन GSTR 1। तो कौन कौन सा चीज़ हम लोग GSTR 1 में भरते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आउटवर्ड सप्लाई का बात करते हैं। अभी हम लोग किसके बारे में किए थे, आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, ये भी किए थे आउटवर्ड सप्लाई के बारे में, ये IFF के थ्रू। अब जरा हम आते हैं GSTR 1 में। अब GSTR 1 में क्या होता है, हम लोग B2B सप्लाईज भी आउटवर्ड सप्लाईज में दिखाते हैं और B2C भी हम लोग दिखाते हैं। तो B2B हम लोग जब इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दिखाते हैं ना, तो इसका इनवाइस वाइज डिटेल चलेगा। लेकिन B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर को जब डायरेक्ट बेच रहे हैं, और वो इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे आप रहते हैं झारखंड में और बिहार के बंदे को बेच रहे हैं, तो ये अलग अलग स्टेट हो गए, तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। अगर आपका इनवाइस का वैल्यू जो है वो 2,50,000 से ज़्यादा है, ओके, ज़्यादा है ना, तो इनवाइस वाइज डिटेल अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर कम है तो स्टेट वाइज रेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल, स्टेट वाइज रेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल विल बी अपलोड। मतलब कि आप एक साथ जो है वो सारा चीज़ को इनवाइस वाइज को भेज सकते, मतलब बहुत सारा आपके पास डेटा है, आप सबको कंसोलिडेट कर लीजिए और उसका एक रिटर्न बना के फाइल कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग फाइल करना है, लेकिन अगर आपका 2,50,000 से ज़्यादा का इनवाइस रहेगा तो अलग अलग करिएगा, ओके, इंटर स्टेट में। और इंट्रा स्टेट में तो आपको कंसोलिडेटेड ही चलेगा, ओके। अपना ही स्टेट में तुम को भी सेल कर रहे हो तो क्या दिक्कत है, कैसे भी भेज दो। फिर बोलता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन GSTR 1 फाइल्ड विथ प्रीवियस पीरियड। तो बोलता है पर्टिकुलर्स फर्निश्ड इन GSTR 1 ऑफ प्रायर पीरियड, फिर बाय वे ऑफ अमेंडमेंट टेबल गिवन इन GSTR 1 ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड। तो बोलता है कि अगर आपको कोई एरर हो गया है ना GSTR 1 में, तो आप जो है वो जो भी आपका GSTR 1 का पीरियड है उस समय आप इसको अमेंड कर सकते हैं। तो यह टाइम दिया है कि मैक्सिमम टाइम लिमिट विद इन विच सच अमेंडमेंट आर परमिसिबल इन अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। तो इन दोनों डेट्स में जो भी अर्लियर होगा उस दिन तक आप जो है वो फर्निश कर सकते हैं अमेंडेड। मतलब कोई आपका गलती हो गया, आपने जो डिटेल गवर्नमेंट को बताया, हो सकता है उसमें कुछ गलती हो, तो उसको आपको सुधारने के लिए डेट दिया गया है कि 30 डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच डिटेल प्रिटेन्स और डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न, ओके, रेलेवेंट एनुअल रिटर्न। तो ये दोनों डेट में जो अर्लियर होगा। फिर बोलता है कि फाइलिंग ऑफ नील GSTR 1। तो नील GSTR 1 क्या होता है कि फाइलिंग ऑफ GSTR 1 इज मैंडेटरी फॉर ऑल नॉर्मल एंड कैजुअल टैक्स पेयर्स इवन इफ देयर इज़ नो बिजनेस एक्टिविटी इन एनी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। हो सकता है ना कि आपने जनवरी में जो है वो दुकान खोला और भाई आपका तो बिल्कुल सेल ही नहीं हुआ, तब भी आपको जो, अगर आप रजिस्टर्ड है या फिर कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन है, तो आपको नील GSTR 1 फाइल करना मैंडेटरी है, ओके, ऑप्शन में नहीं है, मैंडेटरी है। फिर बोलता है फर्निशिंग डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। अब इनवर्ड सप्लाईज के बारे में मतलब क्या होता है कि परचेज के बारे में, ठीक है। जब भी आप परचेज करते हैं तो उसको इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं, और सेल करते हैं तो आउटवर्ड सप्लाई। तो बोलता है ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होता है डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ITC में बी अवेलेबल। अगर आपका जो इनवर्ड सप्लाई है उसमें ITC मिलेगा आपको, ओके, तो इसका डिटेल हम लोग को बताना है। फिर बोल रहा है कि डिटेल ऑफ supplies in respect of which ITC cannot be availed whether wholly or partly by the recipient on account of detail said supplies being furnished by a registered supplier। तो हम लोग जो है वो ITC ले नहीं पाएंगे और डिटेल भी नहीं हम लोग के पास सप्लायर का। तो बोलता है हु इज़ अ न्यू रजिस्टर्ड, ठीक है। तो बोलता है स्पेसिफाइड पीरियड फ्रॉम टेकिंग रजिस्ट्रेशन विल बी प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस, हु हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर अ प्रिस्क्राइब पीरियड। तो ये कुछ डिटेल्स आपको बता रहा है। हुज आउटपुट टैक्स हैज़ पर GSTR 1 IFF एक्सीड द आउटपुट टैक्स। तो ये सब जो केसेस बता रहा है ना, इन केसेस में क्या होता है कि आपको ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अगर आपका गलती है हु हैव अवेल ITC ऑन अमाउंट ऑफ डेट, जो एक्सीड करता है क्रेडिट डेट है डेट कैन बी अवेल्ड, ठीक है। मतलब कि आपको जितना मिलना चाहिए तो उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, रूल 86 का वायलेशन कर रहे हैं या फिर अदर केसेस में, तो आपको ITC नहीं मिलेगा। तो उसका डिटेल आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर बोलता है कि फॉर्म एंड मैनर टू ऑफ असर्टनिंग डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई GSTR 2A एंड 2B। तो कौन कौन सा तरीका है, तो GSTR 2A एंड इट्स फीचर। तो ये क्या होता है, सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। तो ये सिर्फ इनवर्ड सप्लाईज को क्या करता है, रीड करता है, और ये सिस्टम जनरेटेड होता है और अपलोड होता है रियल टाइम बेसिस पे, ओके। जो 2A होता है ना, रियल टाइम बेसिस पे अपलोड हो जाता है, मतलब कि अभी के अभी आपने अगर अपलोड किया तो फट से ये भी अपलोड हो जाएगा। रिफ्लेक्ट डिटेल ऑफ इनवाइस फर्निश्ड बाई अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इन GSTR 5, ठीक है। फिर बोलता है रिफ्लेक्ट करता है डिटेल ऑफ इनवाइस फर्निश्ड बाई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इन फॉर्म GSTR 6 में। रिफ्लेक्ट करेगा डिटेल ऑफ TDS का और TCS का 7 और 8 GSTR में, ओके।
फिर बोलता है GSTR-2B। तो ये क्या होता है कि ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होता है कंटेनिंग डिटेल ऑफ एलिजिबल ITC, मतलब जो आपको ITC मिल सकता है, और अवेलेबल होता है वंस अ मंथ, एक महीना में एक बार। स्टैटिक होता है ये स्टेटमेंट, मतलब कि जब आपको मिलेगा तब नहीं, जब आप एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, फिर बोलता है रिफ्लेक्ट करता है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन फॉर्म GSTR-1, 5 and 6 बिटवीन द कट ऑफ डेट। फिर डेट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय द सप्लायर who has opted for QRMP scheme in form GSTR-1 or using the IFF between the cut off dates। तो ये बोल रहा है कि QRMP वाले बंदे लोग को मिल जाएगा ये वाला इसका पैसा, मतलब अपलोड कर पाएगा, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका डिटेल IGST का पेड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ब्राउट इन द DTA फ्रॉम SEZ यूनिट। ओके, ये कुछ बातें बता रहा है, फीचर्स तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन नॉर्मली आपको जानना चाहिए। फिर बोलता है कि फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39, तो रिटर्न फॉर्म्स अंडर सेक्शन 39, तो ये कुछ रिटर्न्स है GSTR-3B फॉर ऑल रजिस्टर्ड पर्सन, GSTR-4 फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को फाइल करना रहता है, GSTR-5 फॉर NRTP और GSTR-7 फॉर TDS वालों को। ठीक है, इसमें एक्सक्लूड किया जाता है इन बंदों को। वही ISD का मतलब मैंने आपको बताया था, NRTP कंपोजिशन टैक्स पेयर पर्सन, TDS डिडक्टर और TCS डिडक्टर, और जो सप्लायर है ऑफ OIDAR। ओके, उसके बाद बोलता है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म GSTR-3B। तो क्या ड्यू डेट है GSTR-3B का? तो 3B कैन बी फाइल्ड मंथली और क्वार्टरली एंड द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एज फॉलोज। तो अगर मंथली फाइल कर रहे हो तो 20 ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ ऑफ रिटर्न इज फर्निश्ड, मतलब कि अगर आप जुलाई में अपना रिटर्न फर्निश कर रहे हो तो उसके नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त, तो 20 अगस्त तक आपके पास टाइम रहेगा। ओके, फाइल करने का GSTR-3B। अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हो हर 3 महीना में तो 22nd, ठीक है, 22nd एंड 24th ऑफ द मंथ डिपेंडिंग ऑन स्टेट्स सक्सीडिंग द क्वार्टर फॉर विच रिटर्न इज प्रिस्क्राइब्ड। तो अगर आपका जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर है तो मार्च वाला क्वार्टर के बाद कौन सा आता है? अप्रैल, तो अप्रैल का 22 और 24 तक। फिर QRMP स्कीम ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम होता है जो कि क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना रहता है और मंथली पेमेंट करना रहता है। ओके, मतलब रिटर्न आप 3 महीना में करें लेकिन पेमेंट GST का मंथली कर लीजिए। और एलिजिबल कौन कौन होता है? जो टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, है ना, जिसका 5 करोड़ तक आपका टर्नओवर है वो लोग QRMP स्कीम भर सकता है, क्योंकि इससे आसान हो जाता है बिजनेस करना। लेकिन कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर बिकमिंग एलिजिबल, कुछ कंडीशन है, जैसे कि टैक्स पेयर मस्ट हैव फर्निश द लास्ट रिटर्न एज ड्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन, मतलब उसने लास्ट रिटर्न फाइल किया होना चाहिए। फिर मैनर क्या है ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, तो टैक्स पेयर कैन ऑप्ट इन फॉर एनी क्वार्टर फ्रॉम फर्स्ट डे of second month of preceding quarter to the last day of the first month of the quarter for which option is exercised। तो ये आपका डेट हो गया, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च है ना, तो सेकेंड मंथ का जो है पहला दिन यानी कि 1 फरवरी से लेके आने वाले क्वार्टर यानी कि जुलाई अप्रैल मई जून, तो इस वाले डेट का आखिरी दिन यानी कि 31 जुलाई, तो इस डेट के बीच में आप ऑप्ट भी कर सकते हैं और इससे निकल भी सकते हैं। ओके, निकलने के लिए भी यही है। फिर बोलता है, मैं को रीड करा देता हूँ, बोलता है कि वैलिडिटी ऑफ ऑप्शन 1 एक्सरसाइज, अगर एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया ना तो टैक्स पेयर आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एवरी क्वार्टर, वेयर सच ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज वंस दे शैल कंटिन्यू टू फाइल रिटर्न एज पर सेलेक्टेड ऑप्शन फॉर फर्दर टैक्स पीरियड अनलेस दे रिवाइज द सेड ऑप्शन। अब वो रिवाइज कैसे करेंगे, वो भी डेट सेम रहता है। आगे चलते हैं, बोलता है कि ऑप्शन ऑफ QRMP स्कीम इन GSTN वाइज, अ पर्सन में अवेल QRMP स्कीम ऑप्शन फॉर सम GSTN एंड नॉट फॉर अदर GISTNs। ठीक है, ऑप्टिंग आउट ऑफ QRMP स्कीम, अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो टैक्स पेयर ऑप्टिंग आउट ऑफ QRMP स्कीम जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 5 करोड़ को फाइनेंशियल ईयर में, अगर आपको अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ QRMP स्कीम अगर क्वार्टर है तो आपको फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ प्रीसीडिंग क्वार्टर का लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द आने वाला क्वार्टर का। ओके, फिर बोलता है नील GSTR-3B, तो ये भी फाइल किया जाता है। फाइलिंग ये मैंडेटरी होता है सारे पर्सन को, इवन आपने कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं किया हो। फिर फॉर्म GSTR-4, तो ये बात करता है, और GSTR-CMP-08 फॉर कॉम्पोजिशन डीलर, तो जो कॉम्पोजिशन डीलर होता है ना, a composition supplier is required to file the return GSTR-4 annually and is required to pay tax quarterly in form
CMP 08 है ना, तो GSTR 4 जो है ना वो एक एनुअल रिटर्न होता है जो कि कॉम्पोजिशन डीलर लोग जो है ना वो फाइल करते हैं। तो कॉम्पोजिशन डीलर लोग को क्या करना रहता है कि फर्निश करना रहता है इनवाइस वाइड इनवर्ड डिटेल और कंसोलिडेटेड आउटवर्ड सप्लाईज को, और ये भी ईयरली। इसका लास्ट डेट होता है 30 डे ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जैसे कि अभी चल रहा है आपको क्या 24-25, ठीक है, तो 24-25 का लास्ट कब होगा? 31 मार्च 2025 है ना, तो इसका लास्ट दिन क्या हो जाएगा? 30 अप्रैल। ओके, 30 अप्रैल 2025। आगे बढ़ते हैं। GST CMP 08, तो ये क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स होता है। ठीक है, इसमें डिटेल जो होता है ना फर्निश किया जाता है सेल्फ असेस टैक्स के हिसाब से और क्वार्टरली, और 18 डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग ऑफ क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर खत्म होगा उसका आने वाला मंथ का 18 तारीख तक। फिर नोट द इनवर्ड सप्लाईज ऑफ अ कंपोजिशन सप्लायर रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन फाइलिंग GSTR 1 विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR 4A फॉर व्यूइंग। तो ये आपका ऑटो पॉपुलेट मतलब कि अपने आप GSTR 4A में सप्लाई होने लगेगा। ठीक है, कंपोजिशन सप्लायर जो भी आपका इनवर्ट सप्लाई कर रहा है ना, रिसीव कर रहा है GSTR 1 में, तो ऑटो पॉपुलेट GSTR 4A में हो जाएगा। फाइलिंग ऑफ नील GSTR CMP 08 इज मैंडेटरी फॉर ऑल टैक्स पेयर हु हैव नॉट ऑप्टेड। तो कोई भी बिजनेस एक्टिव नहीं करोगे तो भी आपको ये फाइल करना रहेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? कंपोजिशन प्लेयर टैक्स पेयर का। फिर फॉर GSTR 5 फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर पर्सन, तो ये NRTP के लिए होता है। तो इन लोग को भी इनवर्ट सप्लायर और डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बताना रहता है, और ये मंथली बेसिस पे। और लास्ट डे क्या होता है? 13 डे आफ्टर द एंड ऑफ कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ यानी कि जैसे जनवरी फरवरी मार्च ये हो गया, तो उसका 13 डे, जनवरी का तो फरवरी में 13 तारीख को, और विद इन 7 डेज आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। तो आपने जब रजिस्ट्रेशन लिया उसके 7 दिन पहले, इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो दिन। NRTP इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न। इसको एनुअल रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं रहता है। अब GSTR 7 में आते हैं, द फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जो बंदे लोग TDS काटते हैं ना उनको ये वाला फाइल करना रहता है। तो GSTR 7 इज़ अ रिटर्न फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वेन एवर taxable goods or service or both are supplied to a central state government department establishment or local authority or government agency, recipient is required to deduct टैक्स एट सोर्स अगर टोटल वैल्यू एक्सीड करता है 2,50,000 को। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। फिर GSTR 7A बोलता है किसके बारे में? फॉर्म फॉर इशू ऑफ TDS सर्टिफिकेट बाय डिडक्टर टू द डिडक्टी। ठीक है, TDS सर्टिफिकेट इशू करेगा। GSTR 7 TDS के लिए होता है, मंथली होता है, और इसका ड्यू डेट होता है ऑन बिफोर 10th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग कैलेंडर मंथ। तो कैलेंडर मंथ यानी कि जनवरी का है तो फरवरी का 10 तारीख तक आपको TDS का पैसा कलेक्ट कर लेना है। ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, तो बोलता है द डीलर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स द पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल मंथली GSTR 3B GSTR 5 और GSTR 7 और GSTR 4। इसका लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, और GSTR 4 जो कि आपका होता है ना QRMP वाले बंदों लोग के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ क्वार्टर का। पेइंग द टैक्स अंडर QRMP स्कीम, टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर टू बी पेड बाय डिपॉजिटिंग इन प्री फाइल्ड फॉर्म GSTR PMP 06 और पेमेंट बाय टू बी मेड बाय 25th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, मतलब 25 तारीख अगले महीने का QRMP का लास्ट डेट होता है। ऑप्शन फॉर मेकिंग मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर QRMP स्कीम, तो ये फिक्स सम मेथड होता है और एक सेल्फ असेसमेंट मेथड होता है। ठीक है, ऐसे आप पे कर सकते हैं इन दो तरीके से। फिर पहला फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड क्या होता है? पे टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 months ऑफ क्वार्टर। उसके बाद बोलता है कि डिपॉजिट इन PMT 06 बाई 25th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ, 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश इन द रिटर्न ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न वॉज फर्निश्ड क्वार्टरली, और टैक्स लायबिलिटी पेड इन कैश इन the return for the last month of the immediately preceding quarter where the return was furnished monthly. Monthly tax payment through this method would not be available to those registered persons who have not furnished the return for complete tax period preceding such month. ठीक है, जो बंदे लोग पिछला वाला टैक्स नहीं दिए उनको आने वाला नहीं देना है। फिर मेथड 2 सेल्फ असेसमेंट मेथड। तो इसमें क्या होता है? टैक्स पेयर कैन पे टैक्स बाय कंसिडरिंग टैक्स लायबिलिटी ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज एंड ITC अवेलेबल इन फॉर्म GST PMT 06। Applicability of interest for fixed sum method taxpayer where auto calculated fixed sum amount for first 2 months is quarter is paid due date। तो इसका हो जाएगा no interest would be applicable even if the liability for the said month was found higher if GSTR 3B of quarter is filed by the due date by discharging the entire liability।
वेयर टैक्स पेयर मेक्स मंथली पेमेंट बियॉन्ड ड्यू डेट, तो इंटरेस्ट इज पेबल एट द एप्लीकेबल रेट from due to the furnishing of GST PMT 06 till the date of making payment। और अगर आपने GST R3B is furnished beyond due date तो इंटरेस्ट पेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50 ऑफ द CGST एक्ट। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि फॉर सेल्फ असेसमेंट मेथड टैक्स पेयर इंटरेस्ट पेबल एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50 ऑफ GST और फॉर टैक्स और एनी पार्ट देयर ऑफ net of ITC which remains unpaid paid beyond the due date तो for the first 2 months of the quarter। rectification of error या omission तो revision of return और rectification in subsequent month तो 30 नवंबर या फिर एनुअल रिटर्न का डेट जो भी इसका क्या हो जाएगा अर्लियर है। फिर बोलता है कि अदर रिटर्न स्टेटमेंट तो फर्स्ट रिटर्न होता है GSTR 10 तो रजिस्टर्ड पर्सन टू डिक्लेयर आउटवर्ड सप्लाईज इन द पीरियड बिटवीन द डेट ऑन विच ही बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑन विच रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ग्रांटेड आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये आपको तब फाइल करना रहता है। फिर GSTR 8 स्टेटमेंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स तो ये आपको मंथली स्टेटमेंट फॉर ई-कॉमर्स ऑपरेटर डिसिप्टिंग सप्लायर अफेक्टिंग थ्रू इट तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर फाइल करेगा, ड्यू डेट है 10 तारीख अगले महीने का। और फाइनल रिटर्न होता है जो टैक्सेबल पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सरेंडर और कैंसल्ड तो आपका कैंसिल हो गया है तो विद इन 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन जो भी लेटर होगा तब तक आपको फाइल कर देना है। और एनुअल रिटर्न एंड एनुअल स्टेटमेंट तो एनुअल रिटर्न फर्निश किया जाता है सारे रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, एक्सक्लूड करेंगे CTP IST NRTP और TDS TCS वाला बंदा। और प्रिस्क्राइब फॉर्म जो है एनुअल रिटर्न के लिए GSTR 9 है, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए GSTR 9A है, कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए और ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए GSTR 9B है। फिर एनुअल सेल्फ क्रेडिट रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तो ऑल रजिस्टर्ड पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फाइल फर्निश द स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ एनुअल रिटर्न इफ देयर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता है 5 करोड़ को तो इन लोग को एनुअल सेल्फ क्रेडिट सर्टिफाइड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फाइल करना है। इसका प्रिस्क्राइब फॉर्म है GSTR 9C। इसमें एक्सक्लूड करते हैं CTP ISD NRTP और TDS TCS वाले पर्सन को। GSTR 11 ठीक है, ये डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, तो ये बंदे लोग को ये वाला फाइल करना रहता है, डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग UIN। अब इसे क्वेश्चन देख लीजिए कि मिस्टर एक रजिस्टर्ड पर्सन अंडर रेगुलर स्कीम डिड नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ, इसको GSTR 3 भी फाइल करना है, हाँ करना है। ये सब क्वेश्चन से आप देख सकते हैं और इसके सॉल्यूशंस भी आप देख सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो भाई दिल से आपको प्रणाम है, महान आदमी आप। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय।